हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निक स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज के सेशन में हम पादप कार्यकी के जो 3 चैप्टर्स हैं हमारे जो न्यू एनसीईआरटी में हैं, उसमें से फर्स्ट चैप्टर प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर की ऑडियो बुक तैयार करेंगे और इस पूरे चैप्टर को एक ही बार में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आई होप मैं इस चैप्टर को कवर कर पाऊँ और आप लोग भी इसे एक ही बार में सुन पाएँ। मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोग अपने एनसीईआरटी और पेन पेंसिल मार्कर जो भी है लेकर बैठ गए होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस पीडीएफ को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। मैं भी अपना मार्कर वगैरह सेट कर लेती हूँ। वन सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो इकाई शुरू होती है उससे पहले हमारी बुक में हमें ये बेसिक्स वगैरह दी हुई होती है कि इस इकाई में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक बार इसे भी रीड कर लेते हैं। हो सकता है इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज हमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय के पश्चात जैव संरचना का वर्णन एवं जीवित जैविकी की विभिन्नता विवरण का अंत 2 अलग अलग रूप में हुआ जो जीव विज्ञान में सब स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी परिप्रेक्ष्य थे। यह 2 परिप्रेक्ष्य शुरुआती दौर पर जीवन स्वरूप एवं प्रतिभास के संगठन के 2 स्तरों पर आधारित था। इसमें एक को जैव स्वरूप संगठन के स्तर पर वर्णित किया गया जबकि दूसरे को संगठन के कोशिकीय एवं अणु स्तर में वर्णित किया गया। परिणाम स्वरूप पहला परिस्थिति विज्ञान तथा इससे संबंधित विज्ञान के अंतर्गत था जबकि दूसरा शरीर विज्ञान एवं जैव रसायन शास्त्र के रूप में स्थापित हुआ। पुष्पी पादपों में शरीर वैज्ञानिक प्रक्रमों का वर्णन एक उदाहरण के तौर पर है जिसे इस खंड के अध्यायों में दिखाया गया है। पादपों में खनिज पोषण, प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, श्वसन तथा पादप वृद्धि एवं परिवर्धन को अंततः आणविक भाषा में ही कोशिकीय कार्यविधि और यहाँ तक कि जैविक स्तर को संदर्भित किया गया है। जहाँ भी औचित्यपूर्ण पाया गया है वहां पर पर्यावरण के संदर्भ में शरीर वैज्ञानिक प्रक्रम के संबंधों की भी चर्चा की गई है। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, बट फिर भी आप एक बेसिक्स मानकर इसे पढ़ सकते हैं, एक बार रीडिंग कर सकते हैं। चलिए हम हमारा जो रियल चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसे अभी हम रीड नहीं करेंगे बिकॉज मैं एनसीईआरटी जब डाटा सीरीज लेकर आऊंगी उसमें हम इन सारे वैज्ञानिकों को कवर कर लेंगे और ट्रिक से हम याद करने की भी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाले टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सभी प्राणी यहाँ तक कि मानव भी आहार के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना आहार कहाँ से प्राप्त करते हैं? वास्तव में हरे पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर करते हैं। हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, अतः वे स्वपोषी कहलाते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधों में ही पाया जाता है तथा अन्य सभी जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। ये एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के 2 कारण हैं। यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है तथा यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न हो तो क्या होगा? इस अध्याय में प्रकाश संश्लेषी मशीनरी तथा विभिन्न प्रतिक्रियाओं के विषय में बताया जाएगा जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। 11.1 हम क्या जानते हैं? आइए पहले ये पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में क्या जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग किए होंगे जिससे पता लगा होगा कि क्लोरोफिल पत्तियों का हरा वर्णक प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आपने शायद शैब्लिक वेरीगेट पत्तियों अथवा उसी पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो और प्रकाश में रखा जाता हो जिससे स्टार्च मंड बनाने का
प्रयोग को किया हो। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से ये बात प्रकट होगी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में संपन्न होती है। आपने एक अन्य प्रयोग आधी पत्ती से किया होगा, जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग परख नली के अंदर रखा होगा और इसमें KOH से भिगी हुई रुई भी रखी होगी। KOH CO2 को अवशोषित करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर नीट एग्जाम, सो हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं और केमिस्ट्री में भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि शेष भाग को प्रकाश में रहने दिया होगा। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है। कुछ समय के बाद आप स्टार्च के पत्ती का परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण से आपको पता लगा कि पत्ती का जो भाग परख नली में था उसने स्टार्च की पुष्टि नहीं की और जो भाग प्रकाश में था उसने स्टार्च की पुष्टि की। इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। क्या आप इसका वर्णन कर सकते हैं कि ऐसा निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जा सकता है? 11.2 प्रारंभिक प्रयोग। उन साधारण प्रयोगों के विषय में जानना काफी रुचिकर होगा जिनसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्रमिक विकसित हुई है। जोसेफ प्रिस्टले ने 1733 से 1804 ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए जिनसे पता लगा कि हरे पौधों की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि एक बेल जार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है। चित्र 11.1 अब सद। इस प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु से सांस लेता है वह हवा को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बेल जार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती एवं पौधे का उपयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उसे मोमबत्ती को कुछ दिनों बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता करे कि कुछ दिनों बाद वह जलेगी अथवा नहीं। सेटअप को बिना बाधित किए आप मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हैं? जॉन इंजनहाउस 1730 से 1799 ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का उपयोग किया जिसमें उसने उसे एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। इसे यह पता लगा कि पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश अनिवार्य है। ये जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध करता है। इंजनहाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, जबकि अंधेरे में रखे पौधे के आसपास कोई बुलबुले नहीं बने थे। बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी, अतः उसने यह देखा दिया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। 1854 से पहले इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियस वॉन सचेस ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज शर्करा बनती है। ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके बाद के अध्ययनों से पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ जिसे क्लोरोफिल कहते हैं पौधे की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं में होता है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित रहता है। जब आप TW एंजलमैन 1843 से 1909 द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर ध्यान दें तो उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरे शैवाल क्लेडोफोरा को जिसे ऑक्सीबैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया था को प्रदीप्त किया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए किया गया। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखतः लाल एवं नीले प्रकाश वाले क्षेत्रों में एकत्र हो गए। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल A एवं B के अवशोषण स्पेक्ट्रा से मेल खाता है। 11.4 खंड में इसका वर्णन किया गया है। 19वीं सदी के मध्य तक प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशिष्टताओं के बारे में पता चल चुका था, जैसे कि पौधे CO2 तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया को आनुभाविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया। CO2 प्लस H2O प्रकाश की उपस्थिति में CH2O दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस O2, जहां पर CH2O एक कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला शुगर का प्रतिनिधित्व करता है। एक सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक कॉर्नेलियस वॉन नील ने 1897 से 1985 के प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया। उसका अध्ययन बैंगनी, पर्पल एवं हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसे निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है 2H2A प्लस CO2 प्रकाश की उपस्थिति में 2A प्लस CH2O प्लस H2O। हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत होकर O2 देता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 मुक्त नहीं करते हैं जब H2S बैंगनी एवं हरे बैक्टीरिया
हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता होता है, तो ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधों द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन H2O से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। बाद में यह बात रेडियो आइसोटोपिक तकनीक के उपयोग से सही प्रमाणित हुई। इसलिए कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला सही समीकरण है, जो कि हमें क्लास 8, 9, 10 इसमें भी पढ़ाया गया है। 6CO2 + 12H2O प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 + 6H2O + 6O2। यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है। जल से निकलने वाली O2 को रेडियो आइसोटोपिक तकनीक से सिद्ध किया जा चुका है। यह एक एकल क्रिया नहीं है, बल्कि बहुचरणीय प्रक्रम का वर्णन है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या आप यह वर्णन करेंगे कि उपरोक्त समीकरण में जल के 12 अणुओं का क्रियाधार के रूप में क्यों प्रयोग किया गया? 11.3 प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? अध्याय 8 में पढ़ने के बाद निश्चित ही आपका उत्तर होगा हरी पत्तियों में, अथवा आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में। निश्चित ही आपका उत्तर सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती ही है, लेकिन यह पौधों के अन्य हरे भागों में भी होती है। क्या आप पौधों के कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं जहाँ प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा कि पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती है, जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है, जिससे कि वे इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सके। आपके विचार से हरित लवक कब अपने सपाट पटल भित्ति के समांतर? डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। समांतर पंक्तिबद्ध होते हैं। वे आपतित सूर्य के प्रकाश से कब लंबित होते होंगे? आपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है, जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमेले और स्ट्रोमा तरल होता है। चित्र 11.2। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और एटीपी एवं NADPH का संश्लेषण करता है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है, जो शर्करा का संश्लेषण करती है, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, चूंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है। दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है, अर्थात एटीपी तथा NADPH, जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होती है, अतः इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया, कार्बन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके विषय का विस्तृत अध्ययन बाद में इसी अध्याय में किया जाएगा। 11.4 प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं? जब आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं, तो क्या आपने आश्चर्य हुआ है आपको कभी कि उसी पौधों में पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे है? हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के पर्ण वर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी, कागज वर्णलेखी के द्वारा अलग कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नीट एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको बताते भी नहीं है। क्रोमेटोग्राफी से पता लगा कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है, वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं, बल्कि चार वर्णकों क्लोरोफिल A क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा, क्लोरोफिल B पीला हरा, जेंथोफिल पीला तथा कार्टिनॉइड पीले से नारंगी पीले के कारण होता है। आइए अब देखें कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न वर्णकों की क्या भूमिका है। वर्णक वे पदार्थ है जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में कौन सा पादप वर्गक सर्वाधिक है? आइए अब क्लोरोफिल A वर्णक को ग्राफ में विभिन्न तरंगदैर्घ्यता में प्रकाश अवशोषण का अध्ययन करें। चित्र 11.3 आप स्पष्टतः प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्यता एवं विबग्योर से परिचित हैं। चित्र 11.3 को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस तरंगदैर्घ्य पर क्लोरोफिल A अधिकतम अवशोषण करेगा? क्या वह किसी अन्य तरंगदैर्घ्य पर कोई अन्य अवशोषण चोटी दिखाते हैं? यदि हाँ, तो वे कौन है? आप चित्र 11.3 को देखें, जिनमें उन तरंगदैर्घ्यों को दिखाया गया है जहाँ पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या आप देख रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य क्लोरोफिल A अर्थात नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है, उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिकतम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल A प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वर्णक है। लेकिन चित्र 11.3 देखने पर क्या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल A के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन है? ये ग्राफ एक साथ ये बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्रों में संपन्न होते हैं और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के अन्य तरंगदैर्घ्यों पर भी संपन्न होते हैं। आइए देखें कि यह कैसे होता है। यद्यपि क्लोरोफिल A प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य थाइलेकॉइड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल B, जेंथोफिल तथा केरोटीन जैसे सहायक वर्णक कहते हैं। वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल A में स्थानांतरित कर देते हैं। वास्तव में ये वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाले उपयोगी तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल्कि ये क्लोरोफिल A को फोटोऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। 11.5 प्रकाश अभिक्रिया क्या है? प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा
उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों जैसे एटीपी तथा एनएडीपीएच का निर्माण शामिल है। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित हैं। यहाँ वर्णक दो सुस्पष्ट प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एलएचसी, जिन्हें फोटोसिस्टम फर्स्ट पीएस फर्स्ट तथा फोटोसिस्टम सेकंड पीएस सेकंड कहते हैं, में घटित होते हैं। इन्हें खोज के क्रम में नाम दिए गए हैं, न कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उनके काम करने के अनुक्रम में। एलएचसी प्रोटीन साबुत हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं। प्रत्येक फोटोसिस्टम में सभी वर्णक होते हैं सिवाय क्लोरोफिल ए के अणु के, तथा एलएचसी का निर्माण करते हैं, जिन्हें एंटीनी कहते हैं। ये वर्णक विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाता है। दोनों फोटोसिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र पृथक होते हैं। पीएस फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण शीर्ष 700 नैनोमीटर पर होता है, अतः इसे P700 कहते हैं। पीएस सेकंड में अवशोषण शीर्ष 690 नैनोमीटर होता है, अतः इसे P680 कहते हैं। 11.6 इलेक्ट्रॉन परिवहन। फोटोसिस्टम सेकंड में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉनग्राही ले लेता है और इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें साइटोक्रोम होता है, पहुंचा दिया जाता है। चित्र 11.5 इलेक्ट्रॉन्स की यह गतिविधि अधोगामी है, जो उपापचय विभव मापन रिडक्स पोटेंशियल स्केल के रूप में है। जब इलेक्ट्रॉन्स परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तब उनका उपयोग नहीं होता है, बल्कि उन्हें फोटोसिस्टम पीएस फर्स्ट के वर्णकों को दे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन से भी लाल प्रकाश की 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर उत्तेजित होता है, और ये अन्य ग्राही अणुओं में, जिसका अपचयोपचय रिडॉक्स विभव अधिक को स्थानांतरित होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स पुनः अधोगामी गति करते हैं, परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर NADP प्लस अणु की ओर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स NADP प्लस को अपचयित कर NADPH प्लस हाइड्रोजन प्लस को बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण की यह सारी योजना पीएस सेकंड से शुरू होकर शिखरों परिग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से गुजरते हुए पीएस फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना, अन्य ग्राही में स्थानांतरण और अंत में अधोगामी होकर NADP प्लस को अपचयित कर NADPH प्लस हाइड्रोजन प्लस के बनने तक होती है। यह सारी योजना जेड के आकार की होती है, इसलिए इसे जेड स्कीम कहते हैं। चित्र 11.5 यह आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रमानुसार एक अपचयोपचय विभव माप पर हो। 11.6.1 जल का विघटन। अब आप पूछेंगे कि पीएस सेकंड कैसे इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति निरंतर करता है। वे इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम सेकंड में निकलते हैं, उनकी जगह निश्चित ही दूसरे को लेनी चाहिए। जल विघटन का संबंध पीएस सेकंड से है। जल हाइड्रोजन प्लस तथा ऑक्सीजन तथा इलेक्ट्रॉन में विघटित हो जाता है। इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद है। फोटोसिस्टम फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड से उपलब्ध कराए जाते हैं। हमें अच्छी 2H2O इट्स इक्वल टू 4 हाइड्रोजन प्लस प्लस O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमें अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए कि जल विघटन पीएस सेकंड से संबंधित है, जो थाइलेकोइड की झिल्ली के भीतर होता है। तब इस दौरान बनने वाले प्रोटीन्स एवं O2 कहाँ मुक्त होते हैं? अवकाशिका ल्यूमन में अथवा झिल्लिका के बाहर की ओर। 11.6.2 चक्रीय एवं अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन। जीवों में ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा निकलने तथा उसे बंद ऊर्जा के रूप में संचित करने की क्षमता होती है। विशेष पदार्थ जैसे एटीपी उस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में संजोए रखते हैं। कोशिकाओं द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का संश्लेषण होता है। जब दो फोटोसिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें पीएस सेकंड पहले और पीएस फर्स्ट दूसरे क्रम में कार्य करे, तो इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये दोनों फोटोसिस्टम एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जैसे कि पहले जेड स्कीम में देख चुके हैं। एटीपी तथा NADPH प्लस हाइड्रोजन प्लस दोनों इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित होते हैं। चित्र 11.5 जब केवल पीएस फर्स्ट क्रियाशील होता है, तब इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम में ही घूमता रहता है और फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। चित्र 11.6 वह प्रवाह संभवतः स्ट्रोमा लेमिली में होता है। राना की झिल्ली अथवा लेमिला में पीएस फर्स्ट एवं पीएस सेकंड दोनों ही होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लेमिली झिल्लियों में पीएस सेकंड एवं NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन NADP प्लस में पारित नहीं होते हैं, बल्कि वापस पीएस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन प्रवाह श्रृंखला द्वारा चक्रित होता रहता है। चित्र 11.6 अतः चक्रीय प्रवाह में केवल एटीपी का संश्लेषण होता है, न कि NADPH प्लस हाइड्रोजन प्लस का। चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 680 नैनोमीटर से अधिक हो। 11.6.3
रसोपरासरणी परिकल्पना, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। आइए अब हम यह समझने का प्रयत्न करें कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे संश्लेषित होता है। इस प्रक्रम का वर्णन रसोपरासरणी परिकल्पना द्वारा कर सकते हैं। श्वसन की भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का संश्लेषण एक झिल्लिका के आर पार प्रोटीन प्रवणता के कारण होता है। यहाँ पर ये झिल्लिकाएं थाइलेकॉइड की होती है। यहाँ पर एक अंतर होता है कि प्रोटीन झिल्लिका के अंदर की ओर अर्थात अवकोशिका ल्यूमन में संचित होता है। श्वसन में प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के अंतरा झिल्ली अवकाशिका में संचित होती है। जब इलेक्ट्रॉन ईटीएस अध्याय 12 से गुजरते हैं, यानी कि ईटीएस से गुजरते हैं, जो कि हम अध्याय 12 में पढ़ेंगे। आइए ये समझें कि किन कारणों से प्रोटॉन प्रवणता झिल्ली के आर पार होती है। हमें उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन के सक्रियता और उनके परिवहन के समय संपन्न होती है, ताकि उन चरणों को सुनिश्चित किया जा सके जिनके कारण प्रोटॉन प्रवणता का विकास हो। चित्र 11.7। चूंकि जल के अणु का विघटन झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है, अतः जल के विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन अथवा प्रोटॉन थाइलेकॉइड अवकाशिका ल्यूमन में संचित होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, प्रोटॉन झिल्लिका के पार चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो झिल्लिका के बाहर की ओर होता है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता है, बल्कि एक हाइड्रोजन वाहक को करता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय वह अणु स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को ले लेता है। जब यह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के भीतरी ओर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है, तब प्रोटॉन के अंदर और अथवा झिल्ली की अवकाशिका की ओर मुक्त हो जाता है। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है। स्पष्ट कि इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन एनएडीपी प्लस को NADPH प्लस हाइड्रोजन प्लस में अपचयित करने के लिए आवश्यक होता है। ये प्रोटॉन स्ट्रोमा पीटिका से ही आते हैं। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, एंड इस चैप्टर के डायग्राम्स तो बहुत कुछ समझाते हैं हमें, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अतः क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या घटती है, जबकि ल्यूमन अवकाशिका में प्रोटॉन का संचयन होता है। इस प्रकार ये थाइलेकॉइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटीन प्रवणता उत्पन्न होती है और साथ ही साथ ल्यूमन में पीएच भी कम हो जाता है। हमारे लिए प्रोटीन प्रवणता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? प्रोटॉन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवणता टूटने पर एटीपी का संश्लेषण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रवणता इसलिए भंग होती है क्योंकि प्रोटीन झिल्लिका में मौजूद एटीपी सिंथेटेज के पारगमन वाहिका CF0 के माध्यम से स्ट्रोमा में गतिशील होते हैं। आपने अध्याय 12 में एटीपी तथा एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के बारे में पढ़ा है। आपको याद होगा कि एटीपी सिंथेज एंजाइम में 2 भाग होते हैं। इसमें एक F0 कहलाता है जो झिल्लिका में अंतःस्थापित होता है, तथा एक पारगमन झिल्लिका चैनल की रचना करता है जो कि झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन के वितरण को आगे बढ़ाते हैं। इसका दूसरा भाग F1 कहलाता है। थाइलेकॉइड की बाहरी सतह जो स्ट्रोमा की ओर होती है उस पर ऊर्ध्व रूप में होता है। प्रवणता का भंजन पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण एटीपी सिंथेज के कारण F1 में संरूपण परिवर्तन आता है, जिससे कि एंजाइम ऊर्जा से प्रचुर एटीपी का संश्लेषण कर सके। रसोपरासरण केमिओस्मोसिस के लिए एक झिल्लिका, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन प्रवणता तथा एटीपी सिंथेज की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन को एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है, ताकि थाइलेकॉइड ल्यूमन में एक प्रवणता अथवा प्रोटीन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। एटीपी सिंथेज के पास एक चैनल अथवा नलिका होती है जो झिल्लिका के आर पार प्रोटीन को विसरण का अवसर देते हैं। यह एटीपी सिंथेज एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है, जो एटीपी संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित NADPH के साथ एटीपी भी स्ट्रोमा पीटिका में संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर लिए जाएंगे, जो CO2 के स्थिरण एवं शर्करा के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। 11.7 एटीपी तथा NADPH कहाँ उपयोग होते हैं? हमने पढ़ा कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद एटीपी, NADPH तथा O2 है। इनमें से O2 क्लोरोप्लास्ट के बाहर विसरित होता है, जबकि एटीपी तथा NADPH का उपयोग आहार अथवा शर्करा को संश्लेषित करने वाली प्रक्रिया में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण होता है। यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह प्रकाश के प्रक्रियाओं के उत्पादों अर्थात एटीपी तथा NADPH के अतिरिक्त CO2 तथा H2O जल पर भी निर्भर करती है। आप शायद आश्चर्य कर सकते हैं कि इसकी सत्यता की जांच कैसे की जा सकती है। ये बहुत ही सरल है। प्रकाश उपलब्ध न होने के तुरंत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती है और इसके बाद बंद हो जाती है। यदि इसके बाद पुनः प्रकाश उपस्थित होता है तो यह संश्लेषण पुनः प्रारंभ हो जाता है। अतः जैव संश्लेषण चरण को अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन कहना एक मिथ्या है। अपने साथियों के बीच इसकी चर्चा करें। आइए अब देखें कि जैव संश्लेषण चरण में एटीपी तथा
एटीपी तथा NADPH का उपयोग कैसे होता है। हम पहले देख चुके हैं कि H2O के साथ CO2 के मिलने से CH2ON अथवा शर्करा उत्पादित होती है। ये वैज्ञानिकों की रुचि थी कि उन्होंने ये खोजा कि ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, अथवा ये जाना कि CO2 के प्रतिक्रिया में आने से अथवा यौगिकीकृत होने से कौन सा पहला उत्पाद बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के ठीक बाद लाभदायक उपयोग हेतु रेडियो आइसोटॉपिक का उपयोग किया गया। इस उपयोग में मेल्विन केल्विन का कार्य सराहनीय था। उन्होंने शैवाल में रेडियो एक्टिव 14C का उपयोग प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में किया, जिसे पता लगा कि CO2 यौगिकरण फिक्सेशन पहला उत्पाद एक 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। इसके साथ ही उसने संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की खोज की और इसे केल्विन चक्र का नाम दिया। इससे पहले उत्पाद का नाम 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल तथा संक्षेप में PG है। इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं। वैज्ञानिकों ने जानने का यह भी प्रयत्न किया कि क्या सभी पौधे CO2 यौगिकीकरण स्थिरीकरण के बाद पहला उत्पाद PGA ही बनाते हैं अथवा फिर अन्य पौधों में कोई अन्य उत्पाद है। बहुत सारे पौधों में व्यापक शोध किए गए जहां पर CO2 के यौगिकीकरण का पहला स्थायी उत्पाद पुनः एक कार्बनिक अम्ल था जिसमें कार्बन के 4 परमाणु थे। यह अम्ल ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल अथवा OAA था। तब से प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के सांगीकरण एसिमिलेशन को 2 मुख्य विधियों में बताया गया। जिन पौधों में CO2 यौगिकीकरण का पहला उत्पाद C3 अम्ल PGA तथा उसे C3 पद और जिनका पहला उत्पाद C4 अम्ल OAA तथा उसे C4 था उसे C4 पद कहा गया। इन दोनों समूह के पौधों में कुछ अन्य अभिलक्षण भी होते हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। 11.7.1 CO2 के प्राथमिक ग्राही। आइए अब हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि जिसे कि उस वैज्ञानिकों द्वारा पूछा गया था जो अप्रकाशीय अभिक्रिया को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस अणु में कितने कार्बन परमाणु हैं जो CO2 को ग्राह्य करने के बाद 3 कार्बन यौगिक अर्थात PGA बनाते हैं। अध्ययनों से पता लगा कि ग्राही अणु एक 5 कार्बन वाला कीटो शुगर शर्करा था। वह राइब्यूलेज 1,5 बिस्फॉस्फेट RUBP था। क्या आप में से किसी ने इस संभावना के बारे में सोचा था? परेशान मत होइए, वैज्ञानिकों को भी इसे जानने में बहुत समय लगा और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत सारे प्रयोग किए गए। उन्हें यह भी यकीन था कि चूंकि पहला उत्पाद C3 अम्ल था अतः प्राथमिक ग्राही 2 कार्बन या 2 कार्बन वाला कंपाउंड यौगिक होगा। उन्होंने पहले 2 कार्बन कंपाउंड को पहचानने के लिए कई वर्ष प्रयत्न किए। अंततः उन्होंने 5 कार्बन वाले RUBP की खोज करने में सफलता प्राप्त की। 11.7.2 केल्विन चक्र। केल्विन तथा उसके सहकर्मियों ने संपूर्ण पथ का पता लगाया और बताया कि यह पथ एक चक्रीय क्रम में संचालित होता है जिसमें RUBP पुनः उत्पादित होता है। आइए अब यह देखें कि केल्विन पथ कैसे संचालित होता है और शर्करा कहां पर संश्लेषित होती है। आइए शुरू में स्पष्ट रूप से समझ लें कि केल्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें चाहे पथ C3 हो या C4 हो। चित्र 11.8 ये तो चित्र का दिया गया है नीचे। केल्विन चक्र को आसानी से समझने के लिए इसको 3 चरणों में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन तथा रीजनरेशन में वर्णन करते हैं। फर्स्ट, कार्बोक्सिलेशन। CO2 के यौगिकीकरण से एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण है जहां RUBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिक्रिया एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्प्रेरित होती है जिसके परिणाम स्वरूप 3-PGA के 2 अणु बनते हैं। चूंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीकरण क्षमता भी होती है अतः यह ज्यादा उचित होगा कि हम इस एंजाइम को RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज अथवा रूबिस को कहें। सेकंड, रिडक्शन या अपचयन। यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरण हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग फॉस्फोराइलेशन के लिए तथा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन हेतु होता है। पद से ग्लूकोज के लिए एक अणु को बनाने के लिए CO2 के 6 अणुओं के यौगिकीकरण तथा चक्रों की आवश्यकता होती है। थर्ड, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। यदि चक्र को बिना बाधा के जारी रहना है तो CO2 ग्राही अणु RUBP का पुनरुद्भवन बहुत ही आवश्यक होता है। पुनरुद्भवन के चरण में RUBP गठन हेतु फॉस्फोराइलेशन के लिए एक ATP की आवश्यकता होती है। इसलिए केल्विन चक्र में CO2 के प्रत्येक अणु को प्रवेश करने के लिए ATP के 3 अणु तथा NADPH के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। अप्रकाश अभिक्रिया में उपयोग होने वाले ATP और NADPH की संख्याओं में अंतर ही चक्रीय फॉस्फोराइलेशन को संपन्न कराने का कारण होता है। ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए इस चक्र के 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। यह पता करें कि केल्विन पथ के माध्यम से ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए कितने ATP तथा NADPH के अणुओं की आवश्यकता होती है। आपको यह बताना यह बात शायद समझने में मदद करेगी कि केल्विन चक्र में अंदर क्या जाता है और बाहर क्या निकलता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है कि अंदर क्या जाता है। इसमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सवाल बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो अंदर जाता है 6 CO2 और 1 ग्लूकोज बनता है, 18 ATP, 18 ADP, 12 NADPH, 12 NADP। 11.8
8 C4 पथ। C4 पथ जैसा कि पहले बताया गया है कि पौधे जो शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनमें C4 पथ होता है। इन पौधों में CO2 को यौगिकीकरण का पहला स्थायी उत्पाद यद्यपि C4 ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल होता है, फिर भी इनके मुख्य जैव संश्लेषण पथ में C3 पथ अथवा केल्विन चक्र ही होता है। तब फिर से C3 पौधों से किस प्रकार भिन्न है, ये एक प्रश्न है जिसे आप पूछ सकते हैं। C4 पौधे विशिष्ट हैं। इनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है। ये उच्च ताप को सह सकते हैं। ये उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उनमें प्रकाश श्वसन प्रक्रिया नहीं होती और उनमें जैव भार अधिक उत्पन्न होता है। आइए इन्हें एक एक करके समझें। आओ C3 एवं C4 पत्तियों की खड़ी काट का अध्ययन करें। क्या आपने इन दोनों में कोई अंतर देखा है? क्या दोनों में एक ही प्रकार के पर्णमध्योतक हैं? क्या इनके संवहनी फूलाछिद्र के आसपास एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं? C4 पथ पौधों की संवहन मंडल के चारों ओर स्थित वृहद कोशिकाएं फूलाछिद्र मंडल शीत कोशिकाएं कहलाती है। पत्तियां जिनमें एक ऐसी शारीरिकी होती है उन्हें क्रैंची शारीर वाली पत्तियां कहते हैं। यहाँ क्रैंच का अर्थ है छल्ला अथवा घेरा। चूंकि कोशिकाओं की व्यवस्था एक छल्ले के रूप में होती है, संवहन मंडल के आसपास फूलाछिद्र कोशिकाओं की अनेक परतें होती हैं। इनमें बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनकी मोटी भित्तियां गैस से अप्रवेश्य होती है और इनमें अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होता है। आप C4 पौधों जैसे मक्का अथवा ज्वार की पत्तियों का एक भाग काटो ताकि क्रैंच शरीर एवं पर्णमध्योतक को देख सकें। अपने आसपास के विभिन्न स्पीशीज की पेड़ों की पत्तियां एकत्र करें और उनकी पत्तियों की खड़ी काट ले। सूक्ष्मदर्शी से इसके संवहन मंडल फूल के आसपास फूलाछिद्र को देखें। फूलाछिद्र की उपस्थिति C4 पौधों को पहचानने में आपकी सहायता करेगी। अब चित्र 11.9 में दिखाए गए पथ का अध्ययन करें। इस पथ को हैच एंड स्लैग पाथ कहते हैं। स्लैल नहीं, स्लैग होता है। यह भी एक चक्रीय प्रक्रिया है। आइए हम चरणों को समझाते हुए पथ का अध्ययन करें। CO2 का प्राथमिक ग्राही एक 3 कार्बन अणु फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP है, जिसे हम पैप कह सकते हैं शॉर्ट में। वह पर्णमध्योतक कोशिका में स्थित होता है। इसी यौगिकीकरण को पैप कार्बोक्सिलेज अथवा पैप केज कहते हैं नामक एंजाइम संपन्न करता है। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। C4 अम्ल OA पर्णमध्योतक कोशिका में निर्मित होता है। इसके बाद ये पर्णमध्योतक कोशिका में अन्य 4 कार्बन वाले अम्ल जैसे मैलिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल बनते हैं, जो कि फूलाछिद्र कोशिका में चले जाते हैं। फूलाछिद्र कोशिका में यह C4 अम्ल विघटित हो जाता है, जिससे CO2 तथा एक 3 कार्बन वाला अणु मुक्त होते हैं। 3 कार्बन वाले अणु में पुनः पर्णमध्योतक में वापस आ जाता है, जहां वह पुनः पैप में बदल जाता है और इस तरह से यह चक्र पूरा होता है। फूलाछिद्र कोशिका से निकली CO2 केल्विन पथ अथवा C3 पथ में प्रवेश करती है। केल्विन एक ऐसा पथ है जो सभी पौधों में समान रूप से होता है। फूलाछिद्र कोशिका रुबिस्को से भरपूर होती है परंतु पैप केज से रहित होती है। अतः मौलिक पथ केल्विन पथ जिसके परिणाम स्वरूप शर्करा बनती है वह C3 एवं C4 पौधों में सामान्य रूप से होता है। क्या आपने ध्यान दिया कि केल्विन पथ सभी C3 पौधों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है? C4 पौधों में पर्णमध्योतक कोशिकाओं में यह संपन्न नहीं होता, किंतु फूलाछिद्र कोशिकाओं में केवल कारगर होता है। 11.9 प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन। आइए हम एक प्रक्रिया प्रकाश श्वसन को जानने का प्रयत्न करते हैं जो C3 एवं C4 पौधों में महत्वपूर्ण अंतर करती है। प्रकाश श्वसन समझने के लिए हमें केल्विन पथ के प्रथम चरण अर्थात CO2 को स्थिरीकरण के पहले चरण के विषय में कुछ अधिक जानकारी करनी होगी। यह वह अभिक्रिया है जहां RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजित कर 3 PGA के 2 अणुओं का गठन करता है और एक एंजाइम राइबोलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को के द्वारा उत्प्रेरित होता है। RUBP प्लस CO2 रुबिस्को के द्वारा 3 PGA अणुओं में बदल जाता है। रुबिस्को नामक एंजाइम विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर है। आपको आश्चर्य होता है कि क्यों और इसका वह गुण कि इसकी सक्रिय जगह CO2 एवं O2 दोनों से बंधित हो सकते हैं, इसलिए इसे रुबिस्को कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव है? जब CO2 व O2 का अनुपात लगभग समान होता है तो रुबिस्को में O2 की अपेक्षा CO2 के लिए अधिक बंधुता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता? यह अबंधता प्रतियोगात्मक है। O2 अथवा CO2 इनमें से कौन सा अबंध होगा वह उनकी सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर करता है। C3 पौधों में कुछ O2 रुबिस्को से बंधित होते हैं, अतः CO2 का यौगिकीकरण कम हो जाता है। वहां पर RUBP 3 PGA के 2 अणुओं में परिवर्तित होने की बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर चक्र में एक फॉस्फोग्लिसरेट अणु तथा फॉस्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं, जिसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। प्रकाश श्वसन पथ में शर्करा और ATP का संश्लेषण नहीं होता है, बल्कि इसमें ATP के उपयोग के साथ CO2 भी निकलती है। प्रकाश श्वसन पथ में ATP अथवा NADPH का संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश श्वसन के जैविक कार्य के बारे में अभी तक पता नहीं है। हम जल्दी चैप्टर को कवर कर लेंगे और ये जो टेबल है ये आपको भरनी है। मैं एक वीडियो इस पर टेबल को कैसे भरनी है इससे हम C3 और बहुत से बच्चे इस टेबल को छोड़ देते हैं ऐसे ही समझ के, बट ये नीट के एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हम C3 और C4 पौधों में डिफरेंस पता कर सकते हैं। मैं जल्दी इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं इस टेबल को फिलअप करवाऊंगी।
C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि उनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम तल पर CO2 की सांद्रता बढ़ा देती है। ऐसा तब होता है जब पर्णमोद्योतक का C4 अम्ल पुलाचित से टूटकर CO2 को मुक्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 की अंतरकोशिकीय सांद्रता बढ़ जाती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है, जिससे इसकी ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अब आप जानते हैं कि C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता है, तो संभवतः आप समझ गए होंगे कि इन पौधों में उत्पादकता एवं उत्पादन क्यों अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त ये पौधे उच्च ताप को भी सहन कर सकते हैं। उपयुक्त परिचर्चा के आधार पर क्या आप उन पौधों की तुलना कर सकते हो जिसमें C3 तथा C4 पर, तो आप दी गई तालिका का उपयोग कर आवश्यक सूचनाओं को भी भरें। 11.10 प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधों एवं फसली पौधों के उत्पादन जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण कई कारकों से प्रभावित होते हैं जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं। पादप कारकों में संख्या, आकृति, आयु तथा पत्तियों का विन्यास, पर्णमोद्योतक कोशिकाएं तथा क्लोरोप्लास्ट, आंतरिक CO2 की सांद्रता और क्लोरोफिल की मात्रा आदि है। पादप अथवा आंतरिक कारक पौधे की वृद्धि तथा आनुवंशिक पूर्वानुकूलता पर निर्भर करते हैं। बाह्य कारक है सूर्य का प्रकाश, ताप, CO2 की सांद्रता तथा जल। पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सभी कारक एक समय में साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। यज्ञ भी बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा CO2 के यौगिकीकरण को प्रभावित करते हैं। फिर भी प्राय इनमें से कोई भी एक कारक इसकी दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारण बन जाता है। अतः किसी भी समय उपानुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होगा। जब अनेक कारक किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो ब्लैकमैन का 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स प्रभाव डालता है। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया में एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो इसकी दर का निर्धारण उस समीपस्थ कारक द्वारा होगा जो कि न्यूनतम मान या मूल्य में हो। अगर उस कारक की मात्रा बदल दी जाती है तो कारक प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती अधिकतम अनुकूल प्रकाश तथा CO2 की उपस्थिति के बावजूद यदि ताप बहुत कम हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण तभी शुरू होगा यदि उसे इष्टतम ताप प्रदान किया जाए। 11.10.1 प्रकाश। जब हम प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लेते हैं तो हमें प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता तथा दीप्ति काल के बीच अंतर करने की आवश्यकता होती है। यहाँ कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश तथा CO2 के यौगीकरण की दर के बीच एक रेखीय संबंध है। उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती है, अन्य कारक सीमित हो जाते हैं। चित्र 11.10। इसमें ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि प्रकाश संतृप्ति पूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है। छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति में सीमाकारी कारक हो। एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण होती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10% वाली है, जिसे अक्सर नहीं बताया जाता। 11.10.2 कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बहुत ही कम यानी कि 0.03 से 0.04% के बीच, CO2 की सांद्रता में 0.05% तक वृद्धि के कारण CO2 की यौगिकीकरण दर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे अधिक की मात्रा लंबे समय तक के लिए क्षतिकारक बन सकता है। C3 एवं C4 पौधे CO2 की सांद्रता में भिन्न अनुक्रिया करते हैं। निम्न प्रकाश स्थितियों में दोनों में से कोई भी समूह उच्च CO2 सांद्रता के प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं। उच्च प्रकाश तीव्रता में C3 तथा C4 दोनों ही तरह के पादपों में प्रकाश संश्लेषण की बड़ी दर अधिक हो जाती है। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि C4 पौधे लगभग 360 माइक्रोमिलीलीटर पर संतृप्त हो जाते हैं, जबकि C3 पौधे बढ़ी हुई सांद्रता पर अनुक्रिया करते हैं तथा संतृप्तन केवल 450 माइक्रो प्रति लीटर पर ही होता है। अतः उपलब्ध CO2 का स्तर C3 पादपों के लिए सीमाकारी है। सच यह है कि C3 पौधे उच्चतर CO2 सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक होता है। और सिद्धांत का उपयोग ग्रीन हाउस फसलों जैसे टमाटर एवं बेल मिर्च में किया जाता है। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि उच्च पैदावार प्राप्त हो। 11.10.3 ताप। अप्रकाशीय अभिक्रिया एंजाइम पर निर्भर करती है, इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होती है। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया भी ताप संवेदी होती है, लेकिन उस पर ताप का काफी कम प्रभाव होता है। C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी ऊंची होती है, जबकि C3 पौधों के लिए इष्टतम ताप कम होता है।
विभिन्न पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम ताप उनके अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए इष्टतम ताप उच्च होता है। समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले पौधों के लिए एक अपेक्षाकृत कम ताप की आवश्यकता होती है। 11.10.4 जल। यद्यपि प्रकाश की अभिक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अभिकारक है तथा अभिकारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, न कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। जल तनाव रंध्रों को बंद कर देते हैं, अतः CO2 की उपलब्धता घट जाती है। इसके साथ ही जल तनाव से पत्तियां मुरझा जाती है, जिससे पत्ती का क्षेत्रफल कम हो जाता है और इसके साथ ही साथ उपापचयी क्रियाएं भी कम हो जाती हैं। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर की 22 पेज थे, फिर भी हमने कंप्लीट कर लिया इसे एक ही ऑडियो बुक में। अब इसकी समरी भी रीड कर लेंगे, बिकॉज समरी से भी बहुत प्रोबेबल चांस होते हैं नीट में क्वेश्चन आने के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पौधे अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के रंध्रों द्वारा ली जाती है और कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ग्लूकोज, शर्करा एवं स्टार्च बनाने में उपयोग की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों मुख्यतः पत्तियों में संपन्न होती है। पत्तियों के अंतर्गत पर्णमोद्युक्त कोशिकाओं में भारी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होता है, जो CO2 के यौगिकीकरण फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत प्रकाश अभिक्रिया के लिए झिल्लिकाएं वह स्थल है, जबकि कीमोसिंथेटिक पद स्ट्रोमा में स्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण में 2 चरण होते हैं, प्रकाश अभिक्रिया तथा कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन। कार्बन यौगिकीकरण अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा एंटेना में मौजूद वर्णकों द्वारा अधिशोषित किए जाते हैं तथा अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल A के अणुओं को भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर 2 फोटो सिस्टम, एक प्रकाश प्रणाली PS फर्स्ट तथा PS सेकंड होते हैं। PS फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल A P 700 के अणु जो प्रकाश तरंगदैर्घ्य 700 नैनोमीटर को अवशोषित करते हैं, जबकि PS सेकंड में एक P 680 अभिक्रिया केंद्र होता है जो लाल प्रकाश को 680 नैनोमीटर पर अवशोषित करता है। प्रकाश अवशोषण के बाद इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है और PS सेकंड से PS फर्स्ट में स्थानांतरित होते हुए अंत में NADP में पहुंचकर NADPH की रचना करता है। प्रक्रिया के दौरान एक प्रोटॉन प्रवणता थाइलेकॉइड की झिल्ली के आर पार होती है। ATP सिंथेसाइज के हिस्से F0 में प्रोटॉन की गति के कारण प्रवणता भंग हो जाती है तथा ATP के संश्लेषण हेतु पर्याप्त ऊर्जा मुक्त की जाती है। पानी के अणु का विघटन PS सेकंड के साथ जुड़ा होता है, परिणामतः O2 और प्रोटॉन की रिहाई होती है और PS सेकंड में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कार्बन यौगिकीकरण में एंजाइम रुबिस्को द्वारा CO2 एक 5 कार्बन यौगिक RUBP से जोड़ा जाता है तथा 3 कार्बन PGA के 2 अणु में बदल जाता है। इसके बाद केल्विन चक्र द्वारा यह शर्करा में परिवर्तित हो जाता है और RUBP पुनरुद्भवित होता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रकाश अभिक्रिया द्वारा संश्लेषित ATP तथा NADPH इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही C3 पौधों में रुबिस्को एक निरर्थक ऑक्सीजनेशन प्रतिक्रिया प्रकाश श्वसन को उत्प्रेरित करता है। कुछ उष्णकटिबंधीय पौधे विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसे C4 कहते हैं। इन पौधों के पर्णमध्योतक में संपन्न होने वाले CO2 यौगिकीकरण के उत्पाद एक 4 कार्बन वाला यौगिक है। फूलाछिद्र कोशिका में केल्विन पद चलाया गया है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। सो गाइस, हमारी चैप्टर की समरी भी कंप्लीट हो चुकी है। सो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।